इरेक्टाइल हाँ बताइए। डिस्फंक्शन तो एक साइंटिफिक टर्म हो गया, इम्पोर्टेंसी एक अच्छा। लेमन टर्म हो गया। अच्छा। दोनों का मतलब सेम है। मैगजीन है, पॉपुलर मैगजीन, फ्यू इयर्स बैक इट लेबल्ड इंडिया एज द इम्पोर्टेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हार्ट की जो वेसल है, ब्लड फ्लो है, वो पर्टिकुलर एक एरिया का वो कम हो गया है ना, तो उससे हार्ट अटैक आ गया उसे। अब सेम ईडी में भी होता है। ईडी की वेसल्स और पतली होती है, तो ईडी अगर उसको हार्ट की वेसल में ब्लॉकेज हो रहा है, तो आप सोचो ईडी की जो इरेक्शन की जो वेसल है, पेनिस की जो वेसल है, उसमें तो आराम से हो जाएगा ब्लॉकेज, क्योंकि वो तो बहुत छोटी होती है। तो अगर डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड की इंडिया, तो हो सकता है इंपोर्टेंट कैपिटल भी हो वर्ल्ड की इंडिया। और नहीं अगर होगी तो अंडरस्टूड। हो जाएगी, जिस हिसाब से लाइफस्टाइल चल रही है। अगर उसको एक पार्टनर के साथ में नहीं आ रही है, दूसरे पार्टनर के साथ में आ रही है, तो ये साइकोजेनिक मानेंगे, ये सिचुएशनल अच्छा। मानेंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन आपका कम होगा, तो जो भी मैनली कैरेक्टर्स है आपकी, दाढ़ी हो गया, आपकी मसल्स हो गई, सेक्स ड्राइव हो गई, इरेक्शंस हो गए, आवाज हो गई, थॉट्स हो गए, ये सब में इफेक्ट आएगा। टेस्टोस्टेरोन अगर यंग पेशेंट में लगाते हो, तो उसका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, वो इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाएगा। मैस्टरबेशन बिल्कुल हार्मलेस है, बिल्कुल हेल्दी है। आप मैस्टरबेशन करो, पर हर चीज की लिमिट होती है। मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि हफ्ते में एक बार करना इज एब्सोल्युटली हार्मलेस। एवरेज टाइम का मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल है। एवरेज टाइम का अच्छा। मतलब है कि 100 में से ज्यादातर लोगों का टाइम 3 to 5 मिनट्स होता है। तो योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिमिंग, रनिंग, ये सब, और ऑब्वियसली लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम सेक्सुअल हेल्थ। जितना कम करोगे उतनी खराब होगी, जितना ज्यादा करोगे उतनी बेटर होगी। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो कितना बड़ा रीजन है इन इनफर्टिलिटी एंड ऑफ कोर्स सेक्सुअल परफॉर्मेंस की तो बात करेंगे हाँ, इसके अंदर। erectile dysfunction is not a very common cause of infertility, but yes, in Indian scenario जहां पर प्री मैरिटल सेक्स नहीं होता है लोगों, और शादी शादी के बाद भी कई मेल ऐसे आते हैं या फीमेल जैसे आती है जिनको सेक्स करना नहीं आता, जिनको पता नहीं होता कि सेक्स कैसे करते हैं, जिनको पता नहीं है कि कहाँ पर इंसर्शन करना है, पेनिट्रेशन कैसे होगा, कौन सी पोजीशन में होगा, बहुत लोग होते हैं ऐसे। तो उन केसेस के अंदर ये सिग्निफिकेंट होता है इरेक्शन की प्रॉब्लम होना। तो अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है या तो इरेक्शन मतलब हिंदी में बोले तो खड़ा नहीं हो रहा है, या फिर खड़ा हो रहा है पर वो वापस डाउन हो जा रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहे इरेक्शन। तो ये दो पॉइंट्स है ईडी को डिफाइन करने वाले। या तो इरेक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है, टाइट नहीं हो रहा है, हल्का हल्का सा ही हो रहा है बिल्कुल, या फिर हो गया पूरा का पूरा पर वो धीरे 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 डाउन होता जा रहा है। इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इम्पोटेंसी। अच्छा। तो इम्पोर्टेंसी एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दे आर द सेम थिंग और दे आर द डिफरेंट थिंग? सेम थिंग, सेम थिंग। इम्पोटेंसी एक बहुत जनरल टर्म है, जिसमें कई डेफिनेशन में तो ऐसा है कि अगर उसके स्पर्म काउंट नहीं है या खराब है स्पर्म काउंट, तो वो तो भी इम्पोर्टेंट बोला जाएगा वो। पर इम्पोटेंसी टेक्निकली इट मीन्स कि उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। अच्छा, तो इम्पोर्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको इरेक्शन नहीं आ रहा, खड़ा नहीं हो रहा, मतलब एकदम ही वो नहीं खड़ा हो रहा, इम्पोर्टेंसी तो है। वो इम्पोर्टेंसी है। हम्म, पर अगर वो कभी इरेक्शन आ रहा है कभी जा रहा है तो वो इरेक्टाइल तो वो डिस्फंक्शन भी के अंदर इम्पोर्टेंसी है। काउंट। वो भी वो भी इम्पोर्टेंसी है। अच्छा, वो इरेक्टाइल भी डिस्फंक्शन इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी सेम सेम होता है। सो अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंसी को लेकर के हमेशा ये रही कि आपका इरेक्शन है ही नहीं, जीरो इरेक्शन है तो आप इम्पोर्टेंट हो, अदरवाइज रिमेनिंग स्टेटस के अंदर वो क्या कहते हैं, आपका इरेक्शन आ रहा है जा रहा है, वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर लेते हैं। तो नहीं, मतलब दिस इज इरेक्टाइल नॉट द केस। डिस्फंक्शन तो एक साइंटिफिक टर्म हो गया, इम्पोर्टेंसी एक अच्छा। लेमन टर्म हो गया। अच्छा। दोनों का मतलब सेम है, दोनों की डेफिनेशन सेम है। तो डॉक्टर, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक्चुअली में कितने लोगों में है आज की डेट के अंदर? बहुत कॉमन है, परसेंटेज वाइज अगर देखें तो। अच्छा। बहुत कॉमन है। नंबर वाइज अगर आपको बताऊं, तो बाय द ईयर 2025
32 crore people will have this problem. 32 crore in India और 32 crore worldwide? इट्स अ जनरल ओवर वर्ल्ड वाइड वाला है, पर इंडिया की अच्छा। पॉपुलेशन को देखते हुए इट विल बी सिग्निफिकेंट. इनफैक्ट कुछ मैगजीन है, पॉपुलर मैगजीन, few years back it labeled India as the important capital of the world. ओह, ओके। या सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मैन इंडिया में है अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च एंड देयर स्टैटिस्टिक्स एंड देयर स्टडी, विच माइट बी ट्रू बिकॉज इंडिया की एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, लाइफस्टाइल बहुत खराब है. आप देखोगे ओबेसिटी इतनी ज्यादा है इंडिया में, डायबिटीज इतनी ज्यादा है इंडिया में, तो ये सारे फैक्टर्स इम्पोर्टेंसी क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं. तो अगर डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड की इंडिया, तो हो सकता है इंपोर्टेंट कैपिटल भी हो वर्ल्ड की इंडिया. और नहीं अगर होगी तो हो जाएगी जिस हिसाब से लाइफस्टाइल चल रही है, जिस हिसाब से लोगों के पास में पैसा भी आ रहा है और उसकी वजह से उनके शौक बढ़ रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल इज बिकमिंग मोर स्ट्रेसफुल एंड इरेटिक, तो हो सकता है इंपोर्टेंट कैपिटल भी बन जाए कुछ सालों के अंदर, अगर नहीं है अभी तो. पर इट इज वेरी कॉमन. एक सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ. अबाउट सी 30 की एज में या 30s के अंदर 30% ऑफ द मैन हैव इम्पोर्टेंसी. 40s की एज में डेकेड में 40% ऑफ द मैन हैव इम्पोर्टेंसी. 50s की डेकेड में 50% एंड सो ऑन. ठीक है, ये एक जनरल रूल है, जनरल स्टैट है इम्पोर्टेंसी का अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल पॉपुलेशन. ये हो रहा है. ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी कॉमन. एंड मेरे प्रैक्टिस के अंदर आई सी टू प्रॉब्लम्स more frequently. One is ED and the other one is premature ejaculation. Now ED is common amongst little older men, older as in like 30s के अंदर या 40s में 50s में, बट हाँ 20s वाले भी आ रहे हैं बहुत ED को लेके. और premature ejaculation is more common in the young age, 20s के अंदर या early 30s में. So ED is very common in late 30s, early 40s, late 40s, 50s, 60s. तो जो ईडी है वो क्या कहते हैं, लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है, या ये जनरली 30s 40s 50s के अंदर आपका इरेक्शन आना धीरे 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 स्लो हो जाता है, इसलिए ऐसा हो रहा है? क्या 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 है ये? लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है. स्ट्रेस अगेन कॉर्टिसोल की वजह से हो रहा है. कॉर्टिसोल ही सबसे ज्यादा खराब चीज है. कॉर्टिसोल बढ़ता है आपकी लाइफस्टाइल, जैसे जैसे आप मेट्रोज में रहते हो आपकी लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो जाती है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्मोकिंग, कैफीन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑल दीज फैक्टर्स, इसकी वजह से ईडी भी हो सकता है. आपने देखा ही होगा कि यंग पेशेंट्स के अंदर, यंग मैन के अंदर हार्ट अटैक हो रहे हैं. 32-33 ईयर ओल्ड हार्ट अटैक हो गया. तो वैसे ही ईडी भी हो जाता है. हार्ट अटैक का कारण क्या होता है कि हार्ट की जो वेसल है, ब्लड फ्लो है, वो पर्टिकुलर एक एरिया का वो कम हो गया है ना, तो उससे हार्ट अटैक आ गया उसे. अब सेम ईडी में भी होता है. ईडी की वेसल्स और पतली होती है, तो ईडी अगर उसको हार्ट की वेसल में ब्लॉकेज हो रहा है, तो आप सोचो ईडी की जो इरेक्शन की जो वेसल है, पेनिस की जो वेसल है, उसमें तो आराम से हो जाएगा ब्लॉकेज, क्योंकि वो तो बहुत छोटी होती है. इसीलिए ईडी होने के 4 से 5 साल बाद में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. ओह, हाँ, क्योंकि अगर आपको ईडी हो गया है, मतलब ऑर्गेनिक ईडी, साइकोजेनिक ईडी नहीं. साइकोजेनिक मतलब कि माइंड से रिलेटेड ईडी हो गया. अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई दवाई की वजह से आपको ईडी हो रहा है, तो वो वाला ईडी नहीं. ऑर्गेनिक ईडी मतलब आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो ईडी है, या आपके डायबिटीज की वजह से, या आपके बीपी की वजह से,
या आपके ओबेसिटी की वजह से जो ईडी हो रहा है, आपको स्मोकिंग की वजह से ईडी हो रहा है, वो वाले ईडी से आपको 4 से 5 साल में हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ईडी कैन बी द फर्स्ट मार्कर ऑफ ऑल दीज बिग प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक और ये सब। ईडी कैन बी ए मार्कर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, फर्स्ट मार्कर। बहुत तो जब बड़ी भी बात हमारे पास में, हाँ बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों को पता नहीं है। और जब भी हमारे पास में इस पर्टिकुलर एज के पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनका एक कंप्लीट चेकअप कराते हैं और उनको सबको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर मिलो, एक कार्डियक चेकअप कराओ। हम नहीं, मतलब मैं नहीं करा सकता कार्डियक चेकअप, मैं एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, मैं कार्डियक चेकअप के लिए उनको रिकमेंड कर सकता हूँ, उनको बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, उनको ये फैक्ट समझा सकता हूँ, उनको लॉजिक समझा सकता हूँ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी आप इस तरह के पेशेंट्स देखते हो। तो अच्छा डॉक्टर, जब साइकोजेनिक ईडी के बारे में आपने बोला और आपने बोला कि ऑर्गेनिक ईडी है, पर बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जब आप सेम पार्टनर के साथ में आप सेक्स कर रहे हैं तो इरेक्शन का इश्यूज आपको आता है, बट जैसे ही आप पार्टनर चेंज करते हैं या आप डिफरेंट थॉट्स लेकर आते हैं, वहां पर ऐसा देखा गया है कि आपको भले ही ईडी है बट फिर भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करी आपने, मे बी आपने पार्टनर चेंज किया, वहां पे प्रॉब्लम फेस नहीं करी आपने, तो ऐसा तो होता है साइकोजेनिक, या ये? तो उसे, हाँ होता है, बहुत कॉमन है। साइकोजेनिक होता है, ये साइकोजेनिक हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक नहीं पर होगा, वो साइकोजेनिक होगा। सिचुएशनल बोलते हैं हम इसको, किस एक सिचुएशन में अच्छा, तो इरेक्शन आ रहा है और दूसरी सिचुएशन में इरेक्शन नहीं आ रहा है, ये सिचुएशनल है। तो ये साइकोजेनिक है, काउंसलिंग से और कुछ मेडिकेशन से ये सारी चीजें सही कर सकते हैं अपन। तो ऑर्गेनिक ईडी के अंदर ये चीज नहीं लागू होगी क्या? कि आपने पार्टनर चेंज किया और आपका जो ईडी का इशू है वो फॉर अ टाइम बीइंग वो रिजॉल्व हो गया या आपको इरेक्शन प्रॉपर आ गई? ऑर्गेनिक ईडी है उसको तो, उसको इरेक्शन चाहे किसी भी पार्टनर के साथ में जाए उसको प्रॉब्लम आएगी। हम्म। ऑर्गेनिक का मतलब है या तो कोई ब्लॉकेज हो गया है उसके वेसल के अंदर, पेनिस की, या हॉर्मोन्स कम हो गए हो एज की वजह से, या मसल्स की कोई प्रॉब्लम है, वहां पर जो मसल्स होती है पेल्विक फ्लोर की, वो मसल्स की प्रॉब्लम है, तो ये ऑर्गेनिक ईडी में आते हैं। तो ये प्रॉब्लम उसको सबके साथ में आएगी, सारे पार्टनर के साथ में आएगी। अगर उसको एक पार्टनर के साथ में नहीं आ रही है, दूसरे पार्टनर के साथ में आ रही है, तो ये साइकोजेनिक मानेंगे हम, ये सिचुएशनल अच्छा, मानेंगे। ओके। या तो अब हम ईडी, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि पार्टनर अगर चेंज करते हैं साइकोजेनिक ईडी के केसेस के अंदर तो वहां पर आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर फिर बात आ जाती है लिबिडो की, ऑफकोर्स आपकी सेक्सुअल ड्राइव की, टेस्टोस्टेरोन की। तो मैं जानना चाहूंगा एग्जैक्टली टेस्टोस्टेरोन, लिबिडो, ये इनका रोल क्या है सेक्सुअल लाइफ के अंदर हमारी, और किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं? लिबिडो किस तरीके से कम ज्यादा क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन एग्जैक्टली आपको सेक्सुअल जो आपकी जो लाइफ है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? टेस्टोस्टेरोन इज द की हार्मोन फॉर एनी मैन, in fact for females also it's a very key hormone. Testosterone is also called as the youth anti-aging hormone और youth hormone. अगर टेस्टोस्टेरोन आपका कम होगा तो जो भी मैनली कैरेक्टर्स है आपके, दाढ़ी हो गया, आपकी मसल्स हो गई, सेक्स ड्राइव हो गई, इरेक्शंस हो गए, आवाज हो गई, थॉट्स हो गए, ये सब में इफेक्ट आएगा। और टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी पहले के जमाने में लेट हुआ करती थी, लाइक 40s 50s के में, लेट 40s में 50s के अंदर। अब ये प्रॉब्लम जो हो रही है अर्ली 30s के अंदर, लेट 30s के अंदर चालू हो गई। इतने सारे पेशेंट देखते हैं हम, उनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब जो टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखने लग गए हैं हम जिनको, जिनकी एज है 33 34 35 और उनको टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो गई, उसकी वजह से उनको ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो गई। टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है अगेन, कॉर्टिसोल की वजह से, लाइफस्टाइल स्ट्रेसेस की वजह से, ये सब टेस्टोस्टेरोन को डैमेज करते हैं या टेस्टोस्टेरोन के को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर कोई ओबीस पेशेंट है, जिसका ओवरवेट पेशेंट है, या तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है,
तो टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ईस्ट्रोजन में, फीमेल हार्मोन में। टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, उससे ईडी हो जाएगा उसे। तो ऐसे अच्छा। केसेस में, हाँ, तो उस ऐसे केसेस के अंदर आपको टेस्टोस्टेरोन कैलकुलेट करना जरूरी है। अब टेस्टोस्टेरोन कैलकुलेट ज्यादातर डॉक्टर्स या ज्यादातर लोग क्या करेंगे, लैब में जाएंगे और बोलेंगे कि मेरा टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कर दो। तो टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करने से टेस्टोस्टेरोन आ तो जाएगा आपके पास में, पर वो टोटल टेस्टोस्टेरोन होगा। बॉडी में टेस्टोस्टेरोन दो तरह से होता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन और बाउंड टेस्टोस्टेरोन। फ्री टेस्टोस्टेरोन 1 to 2% होता है, बाकी का जो 98% होता है वो बाउंड होता है। बाउंड टेस्टोस्टेरोन 98% वाला जो है उसका कोई रोल नहीं है। जो टेस्टोस्टेरोन फ्री है, जो आपको सारी चीजें दे रहा है, आपके जो मैनली कैरेक्टर्स है, इरेक्शंस, वॉइस, बाल, ये सब चीजें जो दे रहा है, ये वो फ्री टेस्टोस्टेरोन दे रहा है। अच्छा। और जब आप टेस्ट कराते हो तो वो टोटल टेस्टोस्टेरोन का होता है, पर आपको चाहिए फ्री टेस्टोस्टेरोन। फ्री टेस्टोस्टेरोन को कैलकुलेट करा जाता है। दो टेस्ट और होते हैं इसके साथ में, वो टेस्ट और टोटल टेस्टोस्टेरोन की जब वैल्यू आती है, उससे हम मैनुअली एक फॉर्मूला लगा के फ्री टेस्टोस्टेरोन कैलकुलेट करते हैं। वो फ्री टेस्टोस्टेरोन अगर 2% से कम है तो उसको टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी बोला जाता है। ये आपको कोई बुक में या कोई बुक में तो खैर मिल सकता है, पर कोई भी इंटरनेट पे या कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, बिकॉज बहुत कम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। बहुत बहुत कम डॉक्टर्स इस चीज को फॉलो करते हैं, फ्री टेस्टोस्टेरोन के कॉन्सेप्ट को। तो एनीवेज, टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन के कम होने से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यंग पेशेंट को 20 साल का मेरे पास में आया, उसको ईडी है, उसने बोला कि सर मेरे को टेस्टोस्टेरोन कम है मेरा। तो मैं उसको बोलूंगा टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होगा तेरा, इस एज में टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होता। वो टेस्ट पहले से करा के लेके आता है कि लो सर टेस्टोस्टेरोन देखो मेरा कम है। कई बार आपने टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट कब करते हैं, सुबह टेस्ट करा जाता है, एम्प्टी स्टमक टेस्ट करा जाता है, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होते हैं। जैसे जैसे दिन निकलता है टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाता है। अगर उसने शाम को या रात को टेस्ट कराया तो कम ही आएगा, अच्छा। फिर उसको लगेगा कि मेरा तो टेस्टोस्टेरोन कम है, पर ऐसा नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन को, एक तो 20 की एज में टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है। अगर आपने सुबह कराया और टेस्टोस्टेरोन को की डेफिशिएंसी को कंफर्म करने के लिए 2 से 3 बार टेस्ट कराना पड़ता है, तब जाके आप कंफर्म करते हो कि टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी। हालांकि वो प्रैक्टिकली नहीं होता है पॉसिबल, बट फिर भी आपको अगर टेस्ट कराना है तो सुबह कराओ, एम्प्टी स्टमक कराओ। सुबह आई वुड से 7 से 10 बजे के बीच में पीक पे आता है टेस्टोस्टेरोन, तब कराओ। तो एनीवेज, यंग पेशेंट आया, उसने बोला कि मेरे को टेस्टोस्टेरोन कम है मेरा, मेरे को टेस्टोस्टेरोन का ट्रीटमेंट दे दो। नहीं दे सकते आप, क्योंकि यंग पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन बहुत 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 रेयरली कम होता है। दूसरी बात है, टेस्टोस्टेरोन का ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हो तो ज्यादातर प्रैक्टिस में डॉक्टर्स, मैं बता रहा हूं, काफी सारे डॉक्टर्स और काफी सारे क्वैक्स भी बहुत सारे हैं इंडिया में। क्वैक्स इतने सारे हैं कि ज्यादातर लोग क्वैक्स के पास जाते हैं। और अगर ऐसा कोई पेशेंट, 20 साल का पेशेंट चले गया क्वैक के पास में, उसने रिपोर्ट दिखा दी कि मेरी टेस्टोस्टेरोन कम आया है, तो क्या करेगा क्वैक? दो चीजें कर सकता है, या तो उसको कोई अपनी ही जड़ी बूटी या कुछ पाउडर वाउडर दे देगा कि ये ले लो तुम। अब पेशेंट को भी पता नहीं कि क्या दिया है, उसने कुछ ना कुछ दे दिया। या फिर उसको बोलेगा कि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगवा लो तुम। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाने से क्या नुकसान होगा उस लड़के का? उसने लगा लिया, उसको फायदा हुआ, उसने देखा 2 महीने बाद में उसने टेस्ट कराया तो टेस्टोस्टेरोन 800 पहुंच गया, जहां उसका 150 था 800 पहुंच गया। उसको लगेगा कि यार ये तो मेरा काम कर गया। अब वो बार बार लगाया जा रहा है। टेस्टोस्टेरोन अगर यंग पेशेंट में लगाते हो तो उसका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, वो इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाएगा।
जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बना रही है उसकी बॉडी, वो बंद कर देगी, वो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंडेंट हो जाएगा, उसका टेस्टिस छोटा हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा। इसीलिए टेस्टोस्टेरोन को बहुत बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी डायग्नोस करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। पेशेंट की एज, पेशेंट के सिम्टम्स, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन के साथ में जो दो चीजें और होती है वो उसके लेवल्स, फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल, उसके क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या उसको टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी के एक्चुअल सिम्टम्स है या उसको डिप्रेशन है, क्योंकि कभी डिप्रेशन और एंजाइटी वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को मिमिक करते हैं। तो वो चीज भी आपको डायग्नोस करनी जरूरी है। मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट इफ यू गो टू द राइट पर्सन ही विल डायग्नोस यू वेरी वेल। और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन तो कभी भी नहीं लगाना बिना किसी की गाइडेंस के। ये चाहे कोई भी 20s में हो या इवन देयर 40s या 50s में भी हो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाना से एक तो आपके फर्टिलिटी तो कम होती है, पर आपका जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है, तो क्लॉट होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं कभी कभी। तो इसलिए आप जब करा रहे हो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रहे हो, तो आपको रेगुलर टेस्ट करने पड़ते हैं कि आपका कोई दूसरी प्रॉब्लम तो चालू नहीं हो गई, पीएसए तो नहीं बढ़ गया, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन तो नहीं बढ़ गया, हिमेटोक्रिट वैल्यू तो नहीं बढ़ गई। ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है एवरी 3 to 6 मंथ्स में, और वो आप प्रॉपर गाइडेंस में ही कर सकते हैं। And how libido is basically, associated with testosterone. One, two, टेस्टोस्टेरोन, हाँ। आपने बताया था कि 20 years का बच्चा जो लगा रहा है टेस्टोस्टेरोन, अपने चेक कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? उसको क्या जरूरत पड़ गई? क्या उसको उसको ईडी हो गई, सेक्स? या ईडी हो गया उसको। तो ये 20 साल की उम्र में ईडी होना क्या मतलब है ये, या? आजकल आजकल हो रहा है, हो रहा है आजकल, आते हैं ऐसे पेशेंट्स। पर ऑर्गेनिक ईडी नहीं है, वो साइकोजेनिक ईडी है, ये अच्छा। समझना जरूरी है। उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई, या उसको वो डिप्रेशन में चले गया, उसकी वजह से ईडी हो गया, या ईडी का कुछ एक एपिसोड हुआ परफॉर्मेंस एंजाइटी का, ईडी हुआ उसे, और ईडी की वजह से वो डिप्रेशन में चले गया, डिप्रेशन की वजह से और ईडी हो गया, ये विशियस साइकिल बन गई उसकी। तो जब भी किसी को आदमी को ईडी होता है, इंडिया में या इंडिया के बाहर भी, तो उसको लगता है उसका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, तो टेस्टोस्टेरोन की तरफ भागता है, उसके टेस्ट करवा लेता है। पर टेस्टोस्टेरोन की वजह से हर बार ईडी नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन बहुत लेट केसेस के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता है और उसकी वजह से ईडी होता है। यंग पेशेंट्स में अगर 150 या बॉर्डर लाइन लो भी होता है टेस्टोस्टेरोन, तो भी उसके इरेक्शन नॉर्मल हो सकते हैं, तो भी उसकी लिबिडो अच्छी हो सकती है। पर अगर पेशेंट 50 साल का है, उसको अगर 150 या 200 या लोअर बॉर्डर लाइन पे है उसका टेस्टोस्टेरोन, तो उसकी वजह से ईडी होना उसको बोल सकते हैं अपन। पर यंग एज में नहीं, यंग एज में टेस्टोस्टेरोन जनरली अच्छा होता है, बाकी के ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम कर रहे होते हैं। यंग एज में मोस्टली साइकोजेनिक ईडी होता है, ये एक कॉमन चीज है जो हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं। And how libido is basically associated with testosterone? लिबिडो इज मतलब सेक्स ड्राइव, exactly क्या? लिबिडो इज हम्म। सेक्स ड्राइव, libido is not only testosterone. Libido is affected by testosterone, by other hormones, cortisol, estradiol. It is affected by your physical state, it is affected by your mental state, it is affected by your relationship with your partner. मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं लिबिडो को एसोसिएट करने, लिबिडो को इफेक्ट करने वाले। तो लिबिडो अगर जिसका कम है तो जरूरी नहीं है उसका टेस्टोस्टेरोन कम है, बाकी की चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी, इसकी रिलेशनशिप उसके पार्टनर के साथ कैसी है, क्या पता उन दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, और जब लड़ाई होगी तो फिर वो कैसे सेक्स कर पाएगा किसी के साथ में। अगर लड़ाई हो रही है तो कभी भी उसके लिए वो ड्राइव, उस पर्टिकुलर पार्टनर के लिए ड्राइव आएगी नहीं उसके, तो उसको लगेगा उसका लिबिडो कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन का ट्रीटमेंट ले लेते हैं और सही हो जाएगा। नहीं, रिलेशनशिप पे वर्क करना पड़ेगा। तो फैक्टर कॉज ढूंढना बहुत जरूरी है पूरी सेक्सुअल मेडिसिन के अंदर। एंड्रोलॉजी में कॉज
ढूंढना बहुत जरूरी है हर प्रॉब्लम का। आपने कॉज ढूंढ लिया, आप इजीली ट्रीट कर सकते हो सारी चीजें। और कॉज ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है हिस्ट्री। प्रॉपर हिस्ट्री, अच्छी तरह से पेशेंट से बात करना, उसकी पेशेंट की बात को समझना, उसको टाइम देना, तब आप उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली में समझ पाओगे। तो लिबिडो अच्छा, और सेक्स ड्राइव सेम होता है, पर लिबिडो इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल पैरामीटर्स। मैं जानना चाहूंगा वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से लिबिडो बेसिकली, आपने एक बताया लड़ाई हो गई, सेक्सुअल ड्राइव ऑफ कोर्स पार्टनर के लिए नहीं होगी, बट क्या ये एक ही प्रॉब्लम है या नहीं इसके नहीं, बहुत अलावा सारी भी? प्रॉब्लम्स हो गई। पेशेंट ओवरवेट है या ओबीज है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बहुत कम है। उसको कोई पार्टनर के पास में अप्रोच करने से डरता है वो। तो स्टार्टिंग तो डर से हुई, धीरे धीरे करके उसका वेट बढ़ता गया, या वो वेट कम नहीं किया तो उसका कॉन्फिडेंस और कम होता गया। तो उसने सोचा कि यार अब मैं अच्छा तो दिखता नहीं हूँ, या मैं इतना मोटा हूँ, मेरे से कोई कौन सी लड़की बात करेगी, तो मैं ये छोड़ ही देता हूँ। तो उसकी ड्राइव धीरे धीरे कम हो जाती है। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया, आपने आपको आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई। आपने किसी के साथ सेक्स किया, पर सेक्स करते करते इरेक्शन या तो चले गया या इरेक्शन आया ही नहीं। एंजाइटी की वजह से आपको बहुत प्रेशर है कि कैसी परफॉर्मेंस होगी, कितना टाइम दूं दे पाऊंगा मैं, क्या वो सेटिस्फाई होगी मेरे से या नहीं होगी। ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में चलते रहे, इसकी वजह से आपने इरेक्शन लूज कर दिया या इरेक्शन आया ही नहीं। तो उस एक एपिसोड से क्या होगा, वो एक साइकिल में चली जाएगा। जब वो अगली बार करेगा उसको पिछला याद आएगा। जब पिछला याद आएगा तो उसको और एंजाइटी होगी, उसको उस एंजाइटी से उसका इरेक्शन फिर से चले जाएगा। ऐसे मल्टीपल अटेम्प्ट हो जाएंगे तो उसका धीरे धीरे लिबिडो भी कम हो जाएगा। उसको लगेगा कि यार होगा तो मेरे से होगा तो है नहीं, मैं जाऊंगा फिर से वापस प्रॉब्लम आएगी, फिर मेरे को बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, या नए पार्टनर को लगेगा कि ये तो नामर्द है, या ये है, या वो किसी को बोल देगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, ये वो। इतनी सारी चीज दिमाग में आ गई। जब इतनी सारी चीज दिमाग में आ गई तो उसने छोड़ दिया, मेरे को नहीं करना सेक्स। तो लिबिडो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये एक कारण हो गया। कई दवाइयां ऐसी होती है जो जिन दवाइयों की वजह से लिबिडो कम हो जाता है। कई एंटी डिप्रेसेंट्स होती है जिनकी वजह से लिबिडो कम हो जाता है। कई हेल्थ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे किसी को डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, उसको बार बार यूरिन लग रहा है, या यूरिन का इन्फेक्शन है, उसको बार बार यूरिन लग रहा है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उसको बार बार यूरिन लग रहा है। सेक्स करते करते उसको 3-4 बार यूरिन लगने लग गया, तो उसको लगेगा कि यार सेक्स करते करते मेरे को यूरिन लग रहा है, बार बार इससे अच्छा मैं नहीं करता। तो उसका लिबिडो कम हो जाएगा। डायबिटीज में डायरेक्टली इफेक्ट करती है डायबिटीज लिबिडो को। डायबिटीज अगर बढ़ जाती है तो लिबिडो धीरे धीरे कम हो जाता है। डायबिटीज बढ़ती है तो टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो डायबिटीज भी कंट्रोल में आ जाती है। तो मतलब इतने सारे फैक्टर्स है, आप बता नहीं सकते। पेशेंट टू पेशेंट आपको एनालिसिस करके वो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ये फैक्टर की वजह से इसका लिबिडो कम हो रहा है, इस फैक्टर पे वर्क करेंगे, इससे लिबिडो ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं एक ही फैक्टर हो, मल्टी फैक्टोरियल भी हो सकता है। दवाई भी बहुत सारी ले रहा है वो, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंजाइटी भी हो रही है उसे, रिलेशनशिप भी खराब है उसकी, डायबिटीज भी है उसको, सारी चीजें सही करनी पड़ेगी यार। तो आपने बोला परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से भी लिबिडो जो है आपका कम हो सकता है और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब इवन किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए ना जाओ। ऐसे केसेस के अंदर क्या, जब आपका लिबिडो कम है तो आप, क्योंकि अब मैं मास्टरबेशन पे आऊंगा, तो क्या वो मास्टरबेशन के लिए भी उसका लिबिडो कम है या वो सिर्फ परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से वहां पर उसका लिबिडो सिर्फ कम है? तो अगर किसी पेशेंट किसी आदमी को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई, सेक्स नहीं कर पाया वो, तो जरूरी नहीं है कि वो मैस्टरबेशन बंद कर देगा। मैस्टरबेशन में वो नॉर्मल है। मैस्टरबेशन में उसकी इरेक्शन हो रहा है, वो पॉर्न देख रहा है, इरेक्शन हो रहा है, इजैकुलेट कर रहा है, उसको आराम मिल रहा है। अब और सेक्स के टाइम पे उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि सेक्स नहीं करते यार, अपन मैस्टरबेशन ही कर लेंगे। तो वो धीरे 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 क्या होता है कि मैस्टरबेशन करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और मैस्टरबेशन से यूज टू हो जाता है, और फिर वो मैस्टरबेशन ज्यादा करने लग जाएगा। तो क्या होगा कि प्रीमेच्योरली इजैकुलेट करने लग जाएगा, या जब जब वो सेक्स करेगा तब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा, या उसको बिल्कुल इजैकुलेशन नहीं होगा, या डिलेड इजैकुलेशन होगा। क्यों?
सपोज एक बंदा है जो मैस्टरबेट कर रहा है, उसने बहुत हार्ड ग्रिप रखी हुई है, उसको बोलते हैं डेथ ग्रिप सिंड्रोम। उसने बहुत हार्ड ग्रिप रखी हुई है, टाइट बिल्कुल, वैसे करता है, तो वो जब सेक्स करेगा तो उसको वो प्रेशर फील ही नहीं होगा पेनिस पे, वो फ्रिक्शन फील ही नहीं होगा, तो वो इजैकुलेट ही नहीं कर पाएगा। वो प्रॉब्लम आएगी, फिर वो लेके आएगा कि मैं इजैकुलेट ही नहीं कर पा रहा, पता चलेगा कि वो डेथ ग्रिप सिंड्रोम में चले गया। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी से, अगर सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है, सेक्स नहीं कर पा रहा है वो परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से, तो वो मैस्टरबेशन की तरफ जा सकता है, क्योंकि मैस्टरबेशन करना इजी हो गया उसके लिए। इजी तरीका हो गया मैस्टरबेशन, उसको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी को प्लीज नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे बैठे कभी भी कर सकता है। फोन चालू करी और चालू हो गया करना। दिन में 10 बार भी कर सकता है, 5 बार भी कर सकता है, 2 बार भी कर सकता है। ऑब्वियसली इतनी नहीं करना चाहिए, वो लिमिट में करनी चाहिए सारी चीजें, पर मैं बता रहा हूँ इजी हो जाएगा उसके लिए वो, तो वो एडिक्ट हो सकता है मैस्टरबेशन। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैस्टरबेशन करना क्या हार्मफुल है या बेनिफिशियल है। एग्जैक्टली ये मेरा बहुत कॉमन यही क्वेश्चन क्वेश्चन है। है। अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैस्टरबेशन बिल्कुल हार्मलेस है, बिल्कुल हेल्दी है। आप मैस्टरबेशन करो, पर हर चीज की लिमिट होती है। आज आपने एक ग्लास वाइन का पिया है जो हेल्दी है, यही एक बॉटल पी लोगे तो वो अनहेल्दी होगी। यही चीज आप रोज करोगे, रोज एक एक बॉटल पी रहे हो, वो अनहेल्दी होगी। डेफिनेटली कुछ टाइम बाद में आपकी लिवर में प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, उससे आपकी बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। सिमिलरली मैस्टरबेशन के साथ में ही है। एक दिन में आप 5 बार कर रहे हो, रोज कर रहे हो, तो आप मैस्टरबेशन की एडिक्ट हो रहे हो। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ सब इफेक्ट हो रही है। इनफैक्ट आप जब सेक्स करने जा रहे हो किसी पार्टनर के साथ में, आपकी शादी हो गई, फर्स्ट नाइट पे आपने प्री मेच्योरली इजैकुलेट कर दिया, मतलब एंटर होने से पहले, पेनिट्रेशन से पहले ही इजैकुलेट कर दिया, प्री कोइटल प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो गया आपको। क्यों? क्योंकि आप मैस्टरबेशन इतना ज्यादा कर लिया आपने कि आपने प्लेजर के लिए नहीं, केवल वो इजैकुलेट करने के लिए मैस्टरबेशन करते रहे आप, कि मेरे को इजैकुलेट करना है और फटाफट से ऑर्गेजम चाहिए मेरे को। तो वो माइंड ट्रेन हो गया कि फटाफट इजैकुलेट करे और ऑर्गेजम में चले जाए। तो आपने जब एक्चुअल सेक्सुअल पोजीशन में गए, आप सेक्स की पोजीशन में गए आपके पार्टनर के साथ में, तो वहां पर आपका प्रीमेच्योरली इजैकुलेट हो गया, क्योंकि माइंड तो ट्रेन हुआ हुआ है कि यार जैसी स्टिमुलेशन मिलेगा इजैकुलेट कर देंगे और भाई साहब को चैन आ जाएगा। तो ये रेगुलर करने से, बार बार करने से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप कभी कभी कर रहे हो, 7 दिन में एक बार या 3 दिन 4 दिन में एक बार कर रहे हो, स्लोली कर रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो, तो आपको ये प्रॉब्लम्स कम फेस करोगे आप। जरूरी नहीं है कि नहीं होगी, पर कम फेस करोगे, या हो सकता है नहीं भी हो। तो मैस्टरबेशन अच्छा इज तो एब्सोल्युटली हार्मलेस। इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स अंटिल इट इज डन इन एक्सेस। मैं यही पर आता हूँ कि हाउ मच इज टू मच, कितना सही है ये हर इंसान को। इवन इफ जैसे आपने बता दिया कि चलो 4 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में एक बार कर लिया, बट जो करने वाला है, क्योंकि जिसको आदत पड़ गई है, जिसको पॉर्न देख करके मास्टरबेशन करना है, जिसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, जिसको तुरंत ऑर्गेजम की आदत पड़ गई हो, वो कैसे अपने आप को समझाएगा कि भाई मुझे तो एक हफ्ते में एक बार करना है, क्योंकि वो तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वैसे ही मांग रहा है, इसीलिए वो तो वो मास्टरबेशन कर रहा है। तो इसीलिए बिल्कुल, हाउ मच इज टू मच वाला तो पता ही नहीं चलता मुझे लगता है किसी भी इंसान को। या आप क्या कहोगे इसके बारे में? कोई स्टडी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है जो बताती है कि आपको महीने में 4 बार, 5 बार, 2 बार या 3 बार करना चाहिए। कभी किसी ने स्टडी नहीं करी, किसी ने रिसर्च नहीं करी। पर मेरे एक्सपीरियंस, पेशेंट के एक्सपीरियंस से और पेशेंट से जो बातचीत करके अभी तक, मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि हफ्ते में एक बार करना इज एब्सोल्युटली हार्मलेस। बड़ा समझाओगे कैसे अपने आप को कि आपको हफ्ते में एक बार करना है? मेरा पॉइंट ही वही है। हाँ, अब ये पॉइंट है आपका कि वो उसको आदत है रोज करने की। अब उसको कैसे समझाओगे आपकी कि आपको हफ्ते में एक बार करना है? या तो काउंसलिंग करानी उसके पड़ेगी। हिसाब से मैं वही कह रहा था कि या तो मास्टरबेशन सही है उसको आप समझाओगे, या सही नहीं है। उसको आप ये समझाओगे कि मास्टरबेशन सही है, पर अगर आप ज्यादा कर रहे हो, रोज कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। और काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको साइको एजुकेशन देनी पड़ेगी, सेक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी कि क्या सही है क्या गलत है,
फिर भी सही नहीं होता है तो फिर ऑब्वियसली मेडिकेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। कुछ मेडिकेशंस आती है जो ये एडिक्शंस कम करती है, वो मेडिकेशन चालू करनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए। बहुत सारे पेशेंट ट्रीट करे हमने ऐसे मैस्टरबेशन एडिक्शन वाले, बहुत सारे ट्रीट करे। काउंसलिंग से, मेडिकेशन से, थेरेपी से, इन सब से बहुत आराम मिलता है लोगों को और निकल जाते हैं आराम से लोग। पर विल पावर होना बहुत जरूरी है। उसको उसको वो आपके पास में आए इसीलिए कि उसको इस आदत से छुटकारा पाना है। अगर वो आया किसी और चीज के लिए आपके पास में, और तब आपने पता किया बातों बातों में कि वो मैस्टरबेशन का एडिक्शन हुआ है उसको, तो उसको मोटिवेट करना कि यार तुमको कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना तो खैर नहीं बोलेंगे, पर कम करना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट होगा। पर वो अगर मोटिवेटेड है पहले से ही कि उसको कम करना है, इस आदत से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ बेटर करनी है, तो आप उसको इजीली ट्रीट कर सकते हो। वो मोटिवेशन होना जरूरी है अंदर से। तो जो फैट लॉस जो के लिए बहुत भी। हाँ, बोलो। जो लोग बहुत मास्टरबेशन करते हैं, क्या उनका लिबिडो बहुत हाई है, उसकी वजह से बार बार कर रहे हैं? नहीं, एडिक्शन हो गया। किसी चीज का एडिक्शन क्यों होता है? डोपामिन मिलता है उनको। सिगरेट का एडिक्शन क्यों होता है? सिगरेट आपने पी, एकदम से डोपामिन किक आया, मास्टरबेशन किया, ऑर्गेजम आया, डोपामिन किक आया, तो डोपामिन बढ़ा, उसको अच्छा लगा, उसने वापस कर लिया, वो करता गया, डोपामिन मिलता गया उसे। वो इतना यूज टू हो गया डोपामिन के लिए, अब उसको नींद नहीं आ रही बिना मास्टरबेशन करे। इस केस में आपको, या वो अपने काम में मन नहीं लगा पा रहा, ऑफिस में बैठा हुआ है, उसका दिमाग मैस्टरबेशन की तरफ, फोन की तरफ ही जा रहा है, अंदर बाथरूम में जाके मैस्टरबेशन करके आया ऑफिस में, तो ऐसे केसेस को आपको ट्रीट करना जरूरी है जहां उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ हैम्पर हो रही हो, तब इट इज एक्सेस, जब दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा टाइमिंग की प्रॉब्लम्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों को दे बहुत पेनिट्रेट कॉमन एंड है। पेनिट्रेशन के बाद में अ, तुरंत या तो इजैकुलेट हो गया, बाहर इजैकुलेशन हो गया। आपने पहले बताया जैसे 20s में भी इवन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास में आते हैं। तो क्या बहुत कॉमन रीजन है। है इसको, और इसको कैसे ट्रीट करते हैं? रीजन उसका एक रीजन नहीं होता है, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, पर कोई फिक्स रीजन नहीं बता सकते किसी भी पेशेंट के अंदर कि आपको इसी रीजन की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं उसके। पर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को जानना पहले बहुत जरूरी है कि आपको एक्चुअल में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या नहीं है। अच्छा, कई पेशेंट्स होते हैं जो इजैकुलेट करते हैं 2 मिनट में या 1 मिनट में, बट फिर भी उनको कोई कंप्लेन नहीं होती, या उनके पार्टनरों को कंप्लेन नहीं होती। उनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्लेन ही नहीं है कोई, दे आर हैप्पी। उनको ट्रीटमेंट की जरूरत, उनको नहीं बोलोगे कि आप यार तुम्हारा टाइम बहुत कम है, तुमको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ये वो नहीं, क्योंकि वो हैप्पी है दोनों, उनको जरूरत ही नहीं है ट्रीटमेंट की। कई लोग ऐसे आते हैं जो आधे घंटे करते हैं और फिर भी बोलते हैं कि मेरे को 1 घंटा चाहिए, बहुत कम है मेरा। सच में ओके। आते हैं। तो उनको आपको समझाना पड़ेगा कि यार नॉर्मल टाइम कितना होता है, एवरेज टाइम कितना होता है, उनको बताना पड़ेगा एवरेज टाइम। उनको काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि आप 30 मिनट से कर रहे हो, विच इज मोर देन द एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कितना है बाय द वे? 3 to 5 मिनट्स। 3 to 5 मिनट्स। एवरेज टाइम का मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल है। एवरेज टाइम का अच्छा। मतलब है कि 100 में से ज्यादातर लोगों का टाइम 3 to 5 मिनट्स होता है। कुछ लोगों का 1 मिनट से कम होगा, कुछ लोगों का आधे घंटे से ज्यादा होगा, या आधे घंटे होगा, 10 मिनट होगा, पर ज्यादातर लोगों का 3 to 5 मिनट्स के रेशियो में, ब्रैकेट में आता है। वो एवरेज टाइम है, नॉर्मल टाइम नहीं होता है। नॉर्मल जैसे मैंने बताया, एक कपल है जो 1 मिनट में इजैकुलेट कर देता है, वो, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पीली मैरिड है, उनके लिए वो नॉर्मल है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आधा घंटे भी कम लगता है, उनके लिए नॉर्मल, उनको बताना पड़ेगा कि ये नॉर्मल है, तुमको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, तुम जितना कर रहे हो उतना भी, उतना ही ठीक है। बट फिर भी वो आएंगे, बोलेंगे कि मेरे को बढ़ाना है, फिर आप उनको फिर बोलोगे कि ये करो, वो करो, दवाई लो, ये लो, वो करो बढ़ाने के लिए।
अगर वो काउंसलिंग से नहीं मानते तो। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग इन द 20s ज्यादातर? मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्सुअल एक्सपोजर। ठीक है, एक तो मतलब पहले कभी सेक्स किया नहीं, और प्रेशर है सेक्स का कि मेरे को ना, आजकल क्या है, इंस्टाग्राम की दुनिया में सबको अच्छा दिखना है या अच्छा दिखाना है कि मैं, मेरी बॉडी भी अच्छी है, मेरे पास ये कार है, मैं यहाँ ट्रैवल करता हूँ, मेरे को मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। ये सारी चीजों की वजह से ना उनके दिमाग में ये होता है कि मैं सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग या सेक्सुअली बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूं। वो एक प्रेशर आ जाता है कि जब मैं इन सब चीजों में अगर अच्छा हूं मैं, या मैं अच्छा दिखा रहा हूं, तो मेरे को सेक्सुअली भी अच्छा करना पड़ेगा। उस प्रेशर की वजह से, लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी बिफोर, उसकी वजह से, अर्ली और परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से, ये अर्ली 20s में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो कोई 22 ईयर ओल्ड आपके पास में आया, डॉक्टर के पास में गया, उसने बोला कि मेरे को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। आपने पूछा उससे कि कितनी बार सेक्स करते हो, बोला साल में 3 बार। साल में 3 बार सेक्स करते हो तो क्या आप उसको ट्रीटमेंट दोगे कुछ? नहीं। उसको आप एजुकेट करोगे, उसको आप एडुकेट करोगे, बोलोगे कि आप रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी प्लान करो, जितना आप सेक्स करोगे उतना आपका टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कुछ एक्सरसाइजेज होती है वो करो, उससे आपका टाइम बढ़ सकता है। कभी कभी कुछ एक मेडिकेशन आती है, वो ले सकते हो, जरूरी नहीं है लेना, पर वंस इन अ वाइल वो ले सकते हो आप। पर आपको कोई ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है जिसके लिए आपको बहुत इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ रहे हैं, या आपको कोई बहुत लंबे टाइम के लिए मेडिकेशन लेनी पड़ रही है। अब कोई कपल आया आपके पास में, 22 ईयर्स का ही आदमी आया, पर वो मैरिड है, वो तो रेगुलर सेक्स करेगा, मैरिड है इसलिए। वो बोला है कि मेरे को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, 1 मिनट से कम में हो रहा है, और मेरी वाइफ भी मेरे से परेशान है, मैं वो मेरे से नाराज रहती है कि इतनी जल्दी इजैकुलेट कर रहे हो आप। उसको आप रेगुलर ट्रीटमेंट दोगे, उसको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट दोगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट एजुकेट करोगे, सब समझाओगे, टेक्निक्स बताओगे कैसे देर से इजैकुलेट करते हैं, दवाइयां दोगे, तो हर पेशेंट की हिस्ट्री और कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। कईयों को जरूरत नहीं होती, कईयों को जरूरत होती है। इसमें कोई कॉमन टेक्निक जो काम करती हो, जो सबके लिए वन ब्लैंकेट फॉर ऑल, ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है ऐसा, पर एक चीज मैं बता दूं आपके वीडियो के मीडियम से, योगा एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिससे आप आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हो। एम्स न्यू दिल्ली में योगा के ऊपर स्टडी हुई थी कुछ साल पहले, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे स्टडी हुई थी। जो लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है जिनको, उनको बताया गया कि ये 12 पोजेस है योगा के जो आपको रोज करने हैं, 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद में उनसे वापस से पूछा गया कि आपका टाइम कितना बढ़ गया। ज्यादातर लोगों ने, आई थिंक, मेरे को इतना एग्जैक्टली याद नहीं आ रही परसेंटेज, बट अबाउट 80% लोगों ने बोला कि उनका टाइम 2 to 3 टाइम्स हो गया जो पहले था। तो योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिमिंग, रनिंग, ये सब, और ऑब्वियसली लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम सेक्सुअल हेल्थ, जिसमें इरेक्शन भी आ गया और आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी आ गया। यूट्यूब पे आप जाओगे, आपको खूब मिल जाएगा कीगल एक्सरसाइज, ये वो बहुत सारे होते हैं, बहुत लोग करते हैं कीगल एक्सरसाइज। मैं पेशेंट को एक बोलता हूँ कि कीगल एक्सरसाइजेस कभी भी बिना गाइडेंस के नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कीगल एक्सरसाइज ज्यादा करने से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, क्योंकि वहां की मसल्स इतनी टाइट हो जाती है कि वो ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाता, और अ, फटाफट वो मसल इतनी ज्यादा स्टिमुलेटेड होती है कि वो फटाफट इजैकुलेट कर देती है। तो कभी भी अनसुपरवाइज्ड कीगल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्योंकि हम जब परफॉर्मेंस, सेक्सुअल प्रेशर एंड इसकी बात कर रहे हैं, तो
फीमेल का जो प्लेजर है, क्योंकि मेल तो आपने कहा कि वो 1 मिनट भी हो सकता है और 3 to 5 मिनट्स इज द एवरेज टाइम। फीमेल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो वहां पर भी कोई एवरेज टाइम है? 1 मिनट के अंदर जो इंसान जैकुलेट कर रहा है, जो मैन जैकुलेट कर रहा है, वो भी उस उतने टाइम के अंदर क्या फीमेल भी ऑर्गेजम उसको मिल रहा है, वो भी जैकुलेट कर रही है, या क्या क्या हो रहा है एग्जैक्टली? कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई एवरेज टाइम नहीं है। फीमेल्स पे बहुत कम स्टडी हुई हुई है, बहुत कम रिसर्च हुई हुई है, पर ज्यादातर फीमेल्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है टू ऑर्गेज्म। ठीक है। पेनिट्रेटिव सेक्स से भी 70% और अबाउट 70 to 73% फीमेल्स इजैकुलेट नहीं कर पाती है। इंडियन सिनेरियो में ये परसेंटेज हाई है क्योंकि uh, उन्होंने कभी इजैकुलेशन या ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो फीमेल्स के लिए कोई एवरेज टाइम नहीं होता कि ये इतना एवरेज टाइम होना चाहिए। फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी बॉन्ड कैसी है उसके पार्टनर के साथ में, रिलेशनशिप कैसी है। ऑब्वियसली अगर अच्छी रिलेशनशिप है तो शी विल एक्सपेक्ट कि टाइम ज्यादा हो। तो उस केस के अंदर अगर इफ शी इज अनहैप्पी विद इट, इफ शी इज कंप्लेनिंग अबाउट इट, तो फिर हस्बैंड को या पार्टनर को ट्रीट करेंगे अपन। अगर वो बोलती है कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम हैप्पी विद वट एवर टाइम ही हैज, तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर बोथ द पार्टनर्स आर अनहैप्पी विद द मैन्स परफॉर्मेंस, then they should seek treatment. If the man is unhappy about his performance, then he should seek the treatment. If the female is unhappy, then also they should seek the treatment. If the female is happy, man is also happy, then they do not need any treatment. They can live with whatever timing or whatever sexual relationship or sexual activity poses or whatever they are doing. If they're happy with that, they can live a healthy life. आपने कहा कि इंडिया में फीमेल को ऑर्गेजम जो है वो नहीं, ज्यादातर फीमेल को बहुत हायर पता ही परसेंटेज नहीं है, है। मे बी 70-80%, और इवन शायद पता भी ना हो, बट फिर भी बहुत हायर है। आप कहते हैं कि परसेंटेज है जहां पर फीमेल को ऑर्गेजम जो है वो पता ही नहीं है वो होता क्या है। एक्सपीरियंस ही नहीं तो कर कभी। एक्सपीरियंस ही नहीं किया कभी। तो जो मेन है जो कि इजैकुलेट कर रहे हैं विद इन लाइक एवरेज टाइम पीरियड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, वट, उस केस के अंदर भी क्या और या जहां पर वो जो टाइम है बहुत ज्यादा है, मे बी हाफ एन आवर आपने बोला, जैसे उस केस के अंदर भी क्या फीमेल को ऑर्गेजम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इजैकुलेशन हो रहा है, क्या स्टेटस है? मतलब या वो सिर्फ सिर्फ मेल प्लेजर के लिए वो वहां पर प्रेजेंट है, मतलब क्या है? ये एवरी कपल हैज अ डिफरेंट स्टोरी। कोई वो नहीं है कि इतने लोगों को प्लेजर हो रहा है, ऑर्गेजम हो रहा है। हर किसी में अलग होता है। जो बंदा 2 मिनट में इजैकुलेट कर रहा है, हो सकता है कि उसका पार्टनर भी फटाफट इजैकुलेट कर जाए, या हो सकता है वो दूसरी टेक्निक्स यूज कर रहा है, फोर प्ले अच्छा कर रहा है, या फिंगरिंग कर रहा है, या ओरल सेक्स कर रहा है, उसकी वजह से वो फीमेल पार्टनर इजैकुलेट कर रही है। कई बार आधे घंटे तक सेक्स कर रहा है, उसको इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि उसके पार्टनर को मल्टीपल ऑर्गेजम हो चुके हैं, या हो सकता है कि उसके पार्टनर को भी ऑर्गेजम नहीं हुआ है, उसने फोर प्ले किया ही नहीं है, उसने दूसरी चीजें करी नहीं है, वो केवल पेनिट्रेटिव सेक्स पे फोकस कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द वुमेन दे डू नॉट ऑर्गेजम विथ ओनली पेनिट्रेटिव सेक्स, they need other kinds of stimulation also, mental stimulation, clitoral stimulation, oral stimulation, of course penetrative stimulation also. तो ये सारी चीजें जब होगी तब likelihood of female having an orgasm will increase. एक बेयर बैकिंग या स्टेल्थिंग एक वो है, कॉन्सेप्ट है सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर, जहां पर आप कॉन्डम्स जो है वो यूज नहीं करते हैं और आप पेनिट्रेट करते हैं, एंड द मोमेंट यू आर अबाउट टू इजैकुलेट आप बाहर अपने पेनिस को Withdrawal, निकाल लेते हैं। withdrawal method. विड्रॉल मेथड। सो एग्जैक्टली पहला तो ये कि क्या आप जब कॉन्डम के साथ में कर रहे हैं तब वो सेक्सुअल प्लेजर वर्सेस जब आप बेयर बैकिंग कर रहे हैं वो
ऐसा कुछ स्टडी है जहां पर ये पाया गया है कि हाँ इसका नहीं? स्टडी नहीं है, बट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग ऑल दीज पेशेंट्स इन these last 6-7 years, ज्यादातर मैन, दे आर इन इंडिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ मैं, दे आर नॉट यूजिंग condoms. They are happy, and they are more happy, they get more pleasure when they are barebacking or without any condom in Indian context. ठीक है। और ये है भी कि आप अगर कॉन्डम यूज करोगे तो आप एक लेयर बन जाती है स्किन और वेजाइना के बीच में, उस लेयर की वजह से सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है पेनिस की, तो ऑब्वियसली सेंसेशंस थोड़े से कम हो जाएंगे, तो उससे ऑर्गेजम हो सकता है कम हो जाए, जरूरी नहीं हो जाए, कम हो सकता है कम। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर लोग बिना कॉन्डम के सेक्स करते हैं और उनको उसी में मजा आता है। अच्छा, सो ओवरऑल कुछ कोई कॉमन टेक्निक्स जिनसे आप ओवरऑल अपनी सेक्सुअल हेल्थ और रादर मैं कहूंगा ये जो परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, उसको इम्प्रूव कर सको? एक तो योगा, मैंने बताया आपको 12 आसन है योगा के, वो साइंटिफिकली प्रूवन है इजैकुलेशन टाइम बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। दूसरा एक्सरसाइज, रनिंग या वेट लिफ्टिंग और लेग्स की एक्सरसाइजेस करना स्पेशली, उससे भी आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो सकती है। स्मोकिंग और कैनाबिस और दूसरे कुछ ड्रग्स जो आप ले रहे हो उनको कम करना, उसकी वजह से भी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका स्लीप अच्छा है, स्लीप पैटर्न अच्छा है, कॉर्टिसोल कम होगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ रहेगा, तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। फिर आप हाँ, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हो बट अंडर गाइडेंस। अगर आपकी वीक मसल्स है तो आप कीगल्स करो, अगर टाइट मसल्स है तो आप रिवर्स कीगल्स करो, पर वो गाइडेंस में करनी चाहिए सारी। और रिलेशनशिप अच्छी रखो, आप कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जितना कॉन्फिडेंस होगा अपने खुद पे, बॉडी का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होगा, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यू शुड लुक गुड, यू शुड यू नो स्टे फिट एंड यू शुड वेयर नाइस क्लोथ्स, एंड जब भी डेट पे जाओ या कुछ करो तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जितना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने बारे में, अपने लिए, उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो एक बॉडी इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी इमेज अच्छी होनी बहुत जरूरी है पर्सन के लिए। आपकी अपनी नजरों में भी और आपके पार्टनर की नजरों में भी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हम जो नाइट फॉल या वेट ड्रीम्स की बात करें, क्या वो भी आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस के ऊपर कहीं असर डालते हैं? नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं। होते हैं, बहुत लोगों को कॉमन होते हैं वेट ड्रीम्स और नॉक्टर्नल एमिशंस या नाइट फॉल्स जो होते हैं, ये बहुत कॉमन होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं, यंग लोगों में ज्यादा होते हैं। महीने में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार भी हो जाए तो भी नॉर्मल है। और अगर ज्यादा हो रहे हैं तो भी वो नॉर्मल है, पर अगर ज्यादा हो रहे हैं और उससे उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि वीकनेस फील होती है अगले दिन, या कंसंट्रेशन नहीं होता है, या जॉइंट पेन होने लग जाता है, या कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लो मूड होता है, इरिटेबिलिटी होती है, तो ये सारे जो सिम्टम्स है और जो नाइट फॉल की वजह से हो रहे हैं, इन ये एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं धात सिंड्रोम, उसमें आता है ये, तब उसका ट्रीटमेंट करा जाता है। नाइट फॉल्स का, नॉक्टर्नल एमिशंस का, वेट ड्रीम्स का ट्रीटमेंट तब करा जाता है। अगर ये सब कोई भी सिम्टम नहीं है, उनको रूटीनली हो रहे हैं नाइट फॉल्स यंग एज के अंदर, तो वो नॉर्मल है, धीरे धीरे जैसे एज बढ़ेगी वैसे, या सेक्सुअल एक्टिविटी उनकी बढ़ेगी तो वो कम हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम बाद में। और अगर कुछ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है जो मैंने बताई, तो उनको फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं उनका। आपकी अगर मैरिज हो या अदरवाइज भी सेक्सुअल एक्टिविटीज आपके अर्ली 20s में और ऑफ कोर्स ओवरऑल 20s में ज्यादा बोलूंगा कि अच्छी खासी रहती है, हायर रहती है, बट जैसे जैसे आप एज करते हो वैसे वैसे आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी ग्रेजुअली डिक्रीज करती चली जाती है। कुछ लोगों के अंदर ऐसा नहीं भी देखा गया है फॉर दैट मैटर, ऐसा लोग नहीं कंप्लेन करते हैं, बट हम्म। एक
आपकी शादी के अंदर एग्जैक्टली जो ओवरऑल जो नंबर ऑफ सेक्स है वो कितना सही है, या कोई कितना मतलब होना चाहिए, ऐसा कुछ एवरेज है, कोई या नंबर नहीं ऐसा है, कुछ भी नहीं कोई नंबर नहीं है। ऐसे कपल्स देखे हैं जिन्होंने आज तक सेक्स नहीं किया बट वो फिर भी खुश है। है? ओह। और ऐसे कपल्स देखे हैं जो रोज सेक्स करते हैं बट फिर भी खुश नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक हैप्पीली मैरिड लाइफ के लिए केवल एक सेक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। तो हर कपल के लिए अलग प्रायोरिटी होती है सेक्स। किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, किसी के लिए बीच बीच का होता है। तो और कुछ नॉर्मल नहीं है कि हफ्ते में आपको 4 बार करना है, 3 बार करना है। ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई नॉर्मल नंबर, एवरेज नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कपल टू कपल वेरी करता है। जो दोनों की अंडरस्टैंडिंग के बीच में हो, जब दोनों की इच्छा हो, जब दोनों की सहमति हो, जब दोनों मूड में हो, तब करे, ठीक है, वो उनके लिए सही है। तो एंड इट डिपेंड्स ऑन इज कपल टू कपल। एंड इट इज सेड, अगर आप मॉर्निंग में अगर सेक्स करते हैं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, इज इट ट्रू और इट्स नॉट दैट ट्रू? इट्स नॉट, इट्स आई वोंट से इट्स इंटायरली ट्रू, बट हाँ मतलब लॉजिक उसके पीछे ये है कि मॉर्निंग में आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा रहता है, हाई लेवल पे रहता है टेस्टोस्टेरोन, तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो जाती है, तो आप ज्यादा एंजॉय करते हो सेक्स को। बस, सुबह सो के उठे हो, आप फ्रेश माइंड है आपका, एंजाइटी कम है आपकी, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा है, तो ये सारी चीजें फैक्टर्स होती है जिससे आप परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो जाती है, तो इसलिए आप मॉर्निंग में एंजॉय करते हो। अच्छा, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिकॉज आपने बोला कि आपके पास में एक ऐसे कपल भी आते हैं जिन्होंने कभी सेक्स नहीं किया हम्म। एंड दे आर हैप्पी, सो आई क्योंकि हम जब किसी भी मैरिज की बात करते हैं तो वो मैरिज तो हम तभी कहते हैं कि वो मैरिज है जब तक वो उसके अंदर सेक्स है, एज एन मतलब कॉन्जुमेशन बोलते हैं उसको। कॉन्ज्यूमेशन कहते हैं एग्जैक्टली उसको। सो वो कॉन्ज्यूमेशन जो है वो उसकी वजह से ही हम उसको सक्सेसफुल मैरिज मानते हैं, और अगर उसको इवन इंडियन कल्चर के अंदर सेलिब्रेट तब किया जाता है जब हम सुहाग रात या ऑल दैट उसकी बात करते हैं, तो हनीमून की बात करते हैं, तो वो है, अ, पर ऐसा नहीं है आज के जमाने में couples can be happy without sex also, couples can be happy with lot of unhappy with lot of sex also, ये देखा है हमने, तो anything is possible। it again depends on couple to couple। उनके लिए नॉर्मल क्या है वो खुद दोनों जानते हैं, कोई और नहीं बता सकता उनको कि ये नॉर्मल है तुम्हारे लिए। पर ऐसे कपल्स होते हैं जिन्होंने सेक्स नहीं किया है, इतने सारे केसेस देखे हैं हमने। 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, कभी सेक्स ही नहीं हुआ, साथ में रह रहे हैं आराम से, पूरी दुनिया घूम लिए, अच्छी अच्छी फैमिली से है, सारी चीजें हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब चीजें करते हैं, बट कभी सेक्स नहीं किया, बट फिर भी हैप्पी है। होते हैं बहुत लोग। ओके, एंड फाइनली अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको सेक्सुअली अराउज करने के अंदर, क्योंकि जैसे इंडिया के अंदर शिलाजीत का बहुत बड़ा एक बोला जाता है कि स्पेशली शादी के बाद शादी की रात में सुहाग रात पे लोग खाते हैं, खिलाया जाता है। अब वायग्रा वगैरह का कल्चर बहुत ज्यादा है, इसको आप कैसे देखते हैं? आ, बहुत कॉमन हो गया क्योंकि वायग्रा इतना इजीली मिल जाता है। सिल्डेनाफिल जो कि कॉमन, उसमें जो केमिकल होता है, सॉल्ट होता है सिल्डेनाफिल, तो वो इतना इजीली मिल जाता है, इतना चीप है, बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है इंडिया के अंदर। तो लोग यूज कर लेते हैं सुहाग रात पे, या फर्स्ट टाइम जब सेक्स कर रहे होते तो ज्यादातर लोग करते ही है वो यूज। आजकल आजकल तो मतलब जितने भी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास में, सबने यूज करी हुई होती है वो ऑलरेडी यूज करके आते हैं सारी चीजें। एक तो इंटरनेट की वजह से इतना कॉमन हो गई है सारी चीजें, इतना अवेयरनेस बढ़ गई है इन चीजों की। दूसरा, इतनी इजीली अवेलेबल है इंडिया में सारी मेडिकेशंस, है ना, तो कर रहे यूज, ठीक है, यूज नहीं करना चाहिए, बट अगर कर लिया तो उससे कोई जरूरी नहीं कोई नुकसान हो जाएगा उनको। पर हाँ, अगर वो बार बार यूज कर रहे हैं और उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं तो फिर वो नुकसान है, फिर वो प्रॉब्लम है। फिर उससे वो डिपेंडेंसी से हटाना उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार यूज कर लिया, 2 बार यूज कर लिया, ठीक है, पर हर बार सेक्स से पहले आप यूज कर रहे हो तो फिर आपको वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा उसका।
जब हम वायग्रा की बात करते हैं तो जो भी लोग, ठीक है आपने जैसे बोला कि एक बार दो बार अगर आपने यूज कर लिया तो, और स्पेशली जैसे लोग आज की डेट में आपने बोला कि सुहागरात वाले दिन तो कर ही लेते हैं जनरली, तो जो लोग इसको कर रहे हैं वो कितने टाइम तक अराउज्ड रहते हैं एग्जैक्टली exactly? और ये क्या पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, या इसमें कोई अगेन कोई एवरेज टाइम नहीं, है जितना? कोई एवरेज टाइम नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। पर हाँ, सिल्डेनाफिल की हाफ लाइफ 6 घंटे की होती है, तो मतलब 6 घंटे तक वो रहता है, आपके आपके इफेक्ट दिला सकता है सिल्डेनाफिल, मतलब वायग्रा। दूसरी बात दवाई है टेडेलाफिल, जो कि मेगालिस के नाम से बहुत पॉपुलर है इंडिया में, या सियालिस के नाम से पॉपुलर है वर्ल्ड में। उसकी हाफ लाइफ रहती है 36 आवर्स। तो वो 36 आवर तक उसके इफेक्ट दिखते हैं बॉडी के अंदर। तो पर जरूरी नहीं है कि हर बंदे को 36 आवर तक दिखेंगे, या हर बंदे को सिल्डेनाफिल के 6 घंटे तक दिखेंगे। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, उसने कुछ खाया है उस पर भी वेरी करेगा। टेडालाफिल या सियालिस का कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मील पे। पर सिल्डेनाफिल अगर खाली पेट लिया गया है तो ज्यादा इफेक्ट करेगा, ज्यादा लंबे टाइम तक इफेक्ट करेगा। और अगर कुछ खाने के बाद लिया गया है तो वो कम इफेक्ट करेगा और जल्दी अ, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक फैक्टर है, आप मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, पर पर्सन टू आप पर्सन जो वेरी करता है, कुछ फिक्स नहीं है। अंडरस्टूड, आप जब बोलते हो 6 घंटे तक इफेक्ट रहेगा या 36 आवर्स तक भी, इवन एक पर्टिकुलर आपने मेडिसिन के लिए बोला सॉल्ट के लिए किसमें इफेक्ट रहेगा, तो वो जो इफेक्ट है क्या वो टोटल टाइम ऑफ, मतलब आप उतने टाइम के अंदर ऑल द टाइम यू आर इरेक्टेड, या आप नो 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 नो, ये फिर कैसे? इसका इसका मतलब ये होता है, देखो, कभी भी आप ये दवाई लेते हो तो ऐसा नहीं होता कि ये दवाई ली आपने और 1 घंटे में आपका इरेक्शन अपना आप आ जाएगा, आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हो, फुटबॉल मैच देख रहे हो, आपका इरेक्शन आ जाएगा। नहीं, आपको कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करनी पड़ेगी तो आपका इरेक्शन आएगा। वो कई लोग ऐसा होते हैं कि आ, उनको किसी ने बोला कि है ना, आप वायग्रा ले लेना सेक्स से पहले, जो 1 घंटे पहले, और आपको मस्त इरेक्शन आ जाएगा, आप अच्छी तरह सेक्स कर पाओगे। और उनको ये नहीं बताया कि उनको फोर प्ले करना पड़ेगा या उनको इनिशिएट करना पड़ेगा। तो उनको ये लगता है कि उन्होंने ले लिया, वो बैठे खाना खा रहे या टीवी देख रहे, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं टीवी देखते देखते अपना भी इरेक्शन आ जाएगा और फिर मैं चले जाऊंगा सेक्स करने। नहीं, आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको फोर प्ले करना पड़ेगा, आपको कुछ बात करनी पड़ेगी, माहौल बनाना पड़ेगा, तब जाके इरेक्शन आएगा। सिमिलरली 6 घंटे का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि 6 घंटे में आपका पूरे टाइम इरेक्शन रहेगा। आप एक बार इजैकुलेट कर गए तो फिर इरेक्शन चले जाएगा। फिर हो सकता है वापस 2 घंटे बाद में वापस आपका इरेक्शन आ जाए, या 3 घंटे बाद आ जाए, या 6 घंटे बाद में आ जाए। 6 घंटे तक मतलब वो बॉडी में रहती है दवाई। तो डॉक्टर, जो जो लोग भी वाइग्रा वगैरह ले रहे हैं, क्या उस केस के अंदर जो आपका इजैकुलेशन है वो भी डिले हो जाता है, या इजैकुलेशन अर्ली हो जाता है, क्या रहता है? कई लोगों में तो डिले हो जाता है, कई लोगों में नहीं होता। जनरली ये मेडिकेशन जो बनी है ये इरेक्शन के लिए बनी है, इजैकुलेशन के लिए नहीं बनी है। इजैकुलेशन डिले करने के लिए इसमें दूसरा सॉल्ट आता है डेपोक्सिटिन, वो यूज कर सकते हो, या और भी दूसरी दवाइयां होती है जो यूज कर सकते हो आप। पर सिल्डेनाफिल या वायग्रा प्राइमरीली बनी है जिनके प्रॉब्लम्स है इरेक्शन में। आप बताइए, आप फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि सेक्स को एंजॉय करो, सेफ सेक्स प्रैक्टिस करो, और सुपरस्टिशंस, मिथ्स और इन सब के चक्कर में मत आओ, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो जिससे कि आपके सेक्सुअल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। और जितना सेक्स करोगे उतनी आपकी सेक्स लाइफ बेटर होती जाएगी, जितना कम करोगे उतनी खराब होगी, जितना ज्यादा करोगे उतनी बेटर होगी। तो ये मैसेज है। बट इवेंचुअली सेफ सेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारा ज्ञान मिला सेक्सुअल हेल्थ एंड सेक्सुअल प्लेजर और परफॉर्मेंस के ऊपर कि किस तरीके से आप उसको भी बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।